नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से भारत पर आर्थिक मोर्चा खोल दिया है। टैरिफ हमला किया है, बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके साथ ही एक चेतावनी और चुनौती भी भारत के लिए आ गई है, भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए आ गई है। ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से कि जो भारत से आने वाले सामान है या अमेरिका जो आयात करेगा उन उत्पादों पर 25% टैरिफ लगेगा। अब ये मामला ऐसा है कि इससे भारत की उन इंडस्ट्रीज को जहां बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका को, उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मुश्किल घड़ी आ गई है। हालांकि उसका असर कितना पड़ेगा ये तो बाद में इस पर मंथन पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक आर्थिक रूप से चुनौती इस समय सामने आ गई है। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है इसके संकेत कुछ पहले से मिलने लगे थे, क्योंकि जब आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था या जिस तरह से भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर के क्लेम किया था और उसका श्रेय लेने की कोशिश की थी, उसी समय से ऐसा लग रहा था कि कुछ आर्थिक चुनौती इस तरह की आ सकती है। लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगस्त में अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, व्यापारिक जो समझौते हैं, जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे में जब ये बात हुई है तो अपने आप में अब इस पर ये सोचना जरूरी हो गया है कि आगे इंडस्ट्री को इस पर इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ इस बात पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष खेमका जी उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती हैं, एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही जो जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है उसके सदस्य भी हैं। हमारे साथ हैं हरजिंदर सिंह जी जो व्यापारी नेता हैं और इसके साथ ही उनका आईटी का बैकग्राउंड है और इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक चुनौती आ गई है, अचानक हम कह सकते हैं, आर्थिक रूप से ट्रंप ने एक हमला किया, टैरिफ हमला हम इसको कह सकते हैं, तो तात्कालिक रूप से इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा, पहले तो ये बताइए। मनीष खेमका जी, सबसे पहले आप। शिल्पी जी, अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और मुझे लगता है कि अभी तक की हिस्ट्री में जिस प्रकार की का एक्ट जो है अमेरिका कर रहा है, मतलब ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं देखा। मतलब इस प्रकार की, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कुछ बचकानी हरकत आप समझ लीजिए, क्योंकि इतने बड़े स्थान पर अगर कोई देश है तो उससे हम एक कुछ सीरियसनेस की उम्मीद करते हैं। पर जैसे कि अभी ट्रंप को ज्वाइन किए हुए करीब 6 महीने हो गए हैं और ज्वाइन करने के बाद ही जैसे एक एक करके जो सारी चीज़ें चलने लगी कि मतलब एकदम जैसे बचकानी तरह से एक ट्रेड वॉर उसको कह लीजिए। उन्होंने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया, चाइना ने 125% का टैरिफ लगा दिया, फिर वो घट करके 30 हो गया, फिर बाकी कंट्रीज पर भी ट्रम्प साहब ने जो है वो लंबा चौड़ा टैरिफ लगाया, फिर वो पीछे हट गए। तो मतलब ये आगे पीछे करके जो है मतलब अभी भी जो है अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई। तो जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है और ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ट्रम्प साहब अमेरिका और देशों का नुकसान कर रहा है। अमेरिका अपना भी नुकसान कर रहा है, अपने व्यापारियों का नुकसान कर रहा है और अपने जो है सिटीजन्स का भी नुकसान कर रहा है। मेरी अभी तमाम सारी जगहों पे बातचीत हो रही थी। जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे नोएडा में है, अपैरल एक्सपोर्ट का जो है बड़ा हब है। तो अब जैसे जो सुनने में आ रहा है कि 25% टैरिफ अभी अमेरिका ने लगाया, तो जबकि वास्तविकता ये है कि अब जैसे अगर हम अपैरल एक्सपोर्ट की बात करें तो अलग अलग टैरिफ के स्लैब हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। अब उसमें जो कॉटन जो अपैरल हैं, कपड़े हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी जैसे 16% का टैरिफ पहले से था और ये 25% और जुड़ जाएगा। इसके अलावा जैसे जो हैंडमेड कपड़े हैं उस पर करीब 32% का टैरिफ था और उस पर जो है 25% का टैरिफ और जुड़ जाएगा। अब जैसे इससे पहले भी जब टैरिफ लगाया था और फिर उस टाइम के लिए हॉल्ट किया था, तो उसमें भी जो व्यापारी थे वहाँ के और उनको जो ट्रेड के जो ऑर्डर्स मिले हुए थे अमेरिका से, वो उन्होंने क्या किया कि उस पर जो भी हायर टैरिफ था तो वो दोनों ने बियर किया। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रिलेशंस अच्छे थे जो अमेरिका के इंपोर्टर्स से, तो आधा टैरिफ बढ़ा हुआ उन्होंने दिया और आधा टैरिफ हमारे
जो भारतीय बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने किया। इस बात पर आऊँगी जी, मनीष जी कि तो म्यूचुअल जो अनिश्चितता बनी हुई अंडरस्टैंडिंग है, इसका वो बनी समाधान हुई होना थी। चाहिए, ये किसी के भी हित लेकिन में नहीं है। लेकिन एक बात साफ निकल कर के आई कि जिस तरह से ट्रंप ने ये टैरिफ हमला भारत पर किया है, लेकिन उनके अपने जो सिटीजन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन पर असर इसका सीधे-सीधे पड़ेगा। अगर आप इसकी सीधी गिनती करते हैं, तो यही समझ में आ रहा है। हरजिंदर सिंह जी, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा मार्केट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो यहाँ पर जो व्यापारी हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका में। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस पर ज्यादा असर पड़ने वाला है, यानी जो ज्यादा निर्यात करते हैं अमेरिका को? ऐसे जैसा मेरा मानना है कि आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें कि वो सर्विसेज भी देती है और मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में आप नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री है, तो सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स बनाता है। डेफ़िनेटली एप्पल की फैक्ट्री अभी इंस्टॉल नहीं हुई है नोएडा में, अभी साउथ में है। तो लेकिन फिर भी वहाँ से एप्पल के फ़ोन्स भी बन के कहीं न कहीं पे अमेरिका में जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं पे प्रेज़िडेंट ट्रंप को शुरुआत से ही इससे सुनने में आया कि काफ़ी दिक्कत थी, कि वो चाहते हैं कि जैसा चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इसकी हिस्ट्री क्या है मैं वो थोड़ी-सी आपको ब्रीफ कर दूँ, कि चाइना एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। बन चुकने की वजह से जो उसके रिpercussions थे बहुत सारी कंट्रीज़ ने फेस किए। ट्रम्प साहब ने इस तरीके के एनालिसिस किए कि एक टाइम था जब अमेरिका भी मैन्युफैक्चरिंग हब होता था और यहाँ से सारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाती थी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग होके एक प्रोसेस और फाइनल गुड्स पूरी ग्लोब को दिए जाते थे। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ जो बनाने की जो पॉलिसी है, वो अडैप्ट कर ली अमेरिका ने कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, आर-एन-डी के ऊपर मतलब हम लोग खर्चा करेंगे, हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी दूसरी कंट्री में। बेसिकली अभी तो चाइना था, तो आप देख रहे हैं कि चाइना इस वजह से चाइना को सपोर्ट मिला और बिना टेक्नोलॉजी को डेवलप किए वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब उसको तैयार किया। लेकिन इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा बिल्टअप किया चाइना ने, वो रिमार्केबल एक फीट था चाइना का कि उसने पिछले 20-25 साल में ये एक लर्निंग लेसन है उनके लिए कि जब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे और उसको बहुत कम कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे, तब तक हम ग्लोबली उसको बेच नहीं सकते। और इसके पीछे था मेगा कंज़म्पशन मतलब वो कंज़म्पशन के साथ-साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने इस तरीके से एस्टैब्लिश की कि वो मास मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, जिसकी वजह से वो क्वालिटी भी अपना इंश्योर कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू और अपनी कॉस्टिंग को भी कंट्रोल कर रहे थे। तो इस वजह से चाइना अब तैयार हो गया। ये कहीं न कहीं फैक्टर यूएस को परेशान कर रहा था कि वो बिल्कुल। डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये फैक्टर यूएस को परेशान कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से बातें कही गई हैं, उससे भी ये बात साफ है। क्योंकि एक समय था, इसका आप अगर एनालिसिस करें तो साफ तौर पर देखेंगे कि भारत को बढ़ा करके एक तरह से चाइना को जो चुनौती देने की कोशिश की थी, अब पाकिस्तान के साथ जो व्यापारिक समझौता है, उसको आगे करके कहीं ना कहीं इंडिया को वो उस स्टेज में ला रहे हैं, इंडिया को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कुछ समय पहले से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्थिक रूप से बड़ा कदम अमेरिका उठाए। तो क्या इस बात को लेकर के इंडस्ट्री में भी कुछ तैयारी थी या कुछ चर्चा थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए तो सर लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या इस तरह की कोई तैयारी या इस तरह की कोई बात थी क्या पहले? हरजिंदर देखिए, सिंह आपसे इसकी पूछिए। इसकी इसकी मेरा ये मानना है कि इसकी पहले से तैयारी करी नहीं जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती? क्योंकि ट्रम्प साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो जो आज कहते हैं वो कल एग्ज़ीक्यूशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, शायद ट्रम्प साहब भी नहीं जानते। तो जो अनप्रेडिक्टेबल स्टेज होती है तो उसकी तैयारी करना थोड़ा मुश्किल काम होता है और ये सिर्फ़ अनप्रेडिक्टेबल का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ़ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे या एक्सपोर्टर्स पे नहीं आ रहा। ये वहाँ की कम्युनिटी के ऊपर भी आ रहा है, जो वहाँ पे हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो वहाँ के जो बायर्स हैं ये टैरिफ लगने से उनको महँगे प्रोडक्ट करने पड़ेंगे।
इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो वो किसी और कंट्री से सस्ते अगर उनको मिल गए तो वो वहां से इंपोर्ट करके अपने पास बेच सकते हैं, या अगर उनको अवेलेबल नहीं हुआ या एक टाइम पीरियड, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा क्या कहना चाहिए कि ऐसी चीज है जो इंस्टेंटली चेंज नहीं की जा सकती। इसमें एक कुछ ना कुछ टाइम गैप, आप किसी को भी आज कोई प्रोडक्शन करने के लिए देंगे तो उसमें आपको कुछ मार्जिन रखने पड़ेंगे 4 से 6 महीने का। तो वो 4 से 6 महीने का जो गैप है वो तो किसी ने नहीं रखा होगा, एंटिसिपेट ही नहीं किया होगा कि हमारे पास इतनी जल्दी ऑर्डर आएगा या हमारे हमारे यहाँ से काम चला जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के तो अभी हमारे पास कहीं न कहीं पे एक बफर तो है। जो 4 से 6 महीने का जो बफर है, वो इंडिया के पास है, मैन्युफैक्चरर्स के पास, कि वो इसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको आगे की अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। बिल्कुल, आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए है तो ये साफ तौर पर जियोपॉलिटिक्स का एक संकेत, लेकिन इससे भारतीय व्यापार जगत पर जो एक असर है, वो कितना बड़ा असर है इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो भी अपने आप में आगे की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। मनीष खेमका जी, जिस तरह से पूरी एक इंडस्ट्री काम करती है, उसमें अगर यहाँ के व्यापारियों को देखा जाए तो अमेरिका में जब से ये ओडीओपी वगैरह उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ओडीओपी के तहत काम होता है, जिसमें ब्रासवेयर है मुरादाबाद का, या और जो सामान है जिसके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, वो भी सब एक तो आपको लगता है कि ये जो एक बढ़त मिली थी उसमें फिलहाल उसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी, या वो उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित ही शिल्पी जी, अभी योगी सरकार ने अपने योगी सरकार 1 में ओडीओपी को स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कि तब जो है ओडीओपी स्टार्ट करने के पहले करीब 88,000 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट था, जो कि ओडीओपी के बाद से अब बढ़ करके करीब-करीब 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया। तो निश्चित ही हर एक जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में जो उत्पाद हैं उसके ऊपर सरकार ने फोकस किया, तो उसका एक बहुत अच्छा हमें रिजल्ट भी मिला है। और अभी इस समय अगर हम मोटा-मोटी देखें तो जो भारत टोटल जो एक्सपोर्ट करता है, करीब-करीब 70 लाख करोड़ रुपए का जो है जो भारत यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है सारे दुनिया के देशों में, तो उसमें करीब-करीब जो उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो करीब एक 5% का है। तो निश्चित ही जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो इनिशिएटिव हैं वो उससे तो एक इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है, लेकिन जो अनिश्चितता है, जो जो ट्रम्प टैरिफ की, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो अनिश्चितता जब तक दूर नहीं होगी, क्योंकि हम इसको अभी फाइनल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प बार बार 4 कदम आगे जाते हैं, फिर 5 कदम पीछे हट जाते हैं। और इसका एक आपको एक बड़ा रोचक मैं इम्पैक्ट बताऊं जो पॉजिटिवली भारत के फेवर में हुआ है। जो एक्चुअल जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बता रहे थे, और अगर आप डेटा भी देखिएगा तो जो जो पहली जो आखिरी तिमाही है, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया और फिर उसको 90 दिन के लिए जो है हॉल्ट किया, तो वहाँ के भी जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा माल इंपोर्ट किया, और जो यहाँ के भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी ज़रूरत से ज़्यादा माल यहाँ से एक्सपोर्ट किया। जैसे फार्मेसी में वहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक पाइलअप है, जैसे लोग बता रहे हैं कि करीब शायद अमेरिका के जो इम्पोर्टर्स हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वो भी खुद ट्रंप से डरे हुए हैं। तो उन्होंने जो है 6-6 महीने का स्टॉक, क्योंकि जो जो दवाइयाँ हैं आज की तारीख में भारत जो है दुनिया की फार्मेसी बन चुका है, और भारत के बिना किसी का भी काम नहीं चलने वाला। और वहाँ पे करीब 47% का मतलब जो है हिस्सा है जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है अमेरिका का। भारत के मतलब 2 सेक्टर्स में, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हम भारतीयों ने अमेरिका के बाजारों पर कब्जा कर रखा है, उसमें से सॉफ्टवेयर है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल है। तो वहाँ पर जैसे जो अमेरिका में जो दवाइयाँ बन रही हैं, तो अमेरिका की मेडिसिन का दाम यहाँ से बहुत ज़्यादा है, और जो इंडिया में प्रोड्यूस की हुई जो मेडिसिन हैं वहाँ पे उसका दाम काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली उन लोग को भी फायदा है। तो बिल्कुल, एक ऑब्वियसली अभी इसके लिए और ट्रम्प के इस कदम से सबसे ज़्यादा नुकसान उनके अपने नागरिकों को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको हो रहा है। हरजिंदर सिंह जी, बिल्कुल जिस तरह से जो एनसीआर है, उसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर नोएडा आता है। तो ये जो हब है, जहाँ पर एक तरह से टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है, अमेरिका को जो सर्विस है वो मिलती है, तो उसमें तो उनको मुझे लगता है कि वहाँ भी इस बात का नुकसान हो जाएगा, जो वहाँ के जो
व्यवसायी इस सेवा को लेते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बात है। मैं फिर से डिफिकल्ट, लेकिन ये आज नहीं आता तो कल आता है, ये परसों आता है, ये एंटीसिपेट होता है। तब तक 1 साल हो, तब तक हम लोग एक अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज को ये मान सकते हैं कि वो कभी भी आ सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो हमको अपनी जो इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं से हमको उसको एम्पावर करना चाहिए। और ये हमारे लिए एक लर्निंग लेसन भी है कि हमारी डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फ्यूचर, आज ये हुआ है तो फ्यूचर में इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। तो हमको इन सब चीजों की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। और अगर आप 2 मिनट दें तो मैं एक और इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि इंडिया भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। ऐसा नहीं है कि देखिए, इंडिया और अमेरिका में एक डिफरेंस है कि दोनों की जो पर कैपिटा इनकम है, वो कहीं ना कहीं पे उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो पूरा ग्लोब को अमेरिका क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम वहाँ पे ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बहुत हाई है। हमारे पास ऑल्दो नंबर्स बहुत हाई हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग की दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है, यूथ हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन परचेजिंग पावर अनफॉर्चुनेटली कम है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमको कैसे भी करके आने वाले जो कुछ साल हैं, उसके अंदर एमएसएमई को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई को बढ़ावा दें, एमएसएमई का एक्सपेंशन करें, कंज़म्पशन, लोकल कंज़म्पशन के ऊपर हम लोग को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बिल्कुल, एमएसएमई को एम्पावर करने की बात है और ये एक रास्ता हो सकता है। मनीष जी, जिस तरह से, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस समय पर ये टैरिफ हमला हुआ है, हम कह सकते हैं, उस समय पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। एक सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जो बात होती है उसमें ये भी कही जाती है, या लोग इस बात को कि पूरी चीज़ों को समझे बिना भी इस बात को बहुत सारे लोग ये कहते हैं। आपको क्या लगता है, ये भी एक बात है कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ आते हैं, उन पर भी कोई टैरिफ लग सकता है, या इस तरह का कोई कदम हो सकता है, या ये सिर्फ चर्चा तक ही है? क्योंकि ये तो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखते हुए, आप कैसे इसको देखते हैं? जवाबी कार्रवाई भी कोई करनी चाहिए आर्थिक रूप से, या नहीं, कूटनीतिक बातचीत, देखिए या देखिए कुल मिलाकर के जो ग्लोबल लेवल पे जो अभी राजनीति चल रही है, या हम कहें जो अमेरिका राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग करके इंडियन मार्केट्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए खुलवाना चाह रहा है, जिसमें से कि जो दो मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि अमेरिका के पास भारत से भी बड़ी जो ज़मीन है वहाँ पे, और उनका जो आपका एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर अमेरिका का बहुत स्ट्रांग है, उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और दोनों पे ही अभी भारत में 100% का टैरिफ लगता है, भारत लगाता है, और तमाम सारी चीज़ें उनकी बैन भी हैं। अब जैसे बाहर का जो बना हुआ घी है, तो वो हमारे यहाँ नहीं आता, और उसका भी रीज़न हमारे यहाँ मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल से ज़्यादा जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो फीड देते हैं गायों को, वो उसमें मीट होता है, मतलब जो है नॉन वेज फीड रहता है, जिसकी वजह से पहले हम सभी की नॉलेज में आया था एक मैड काऊ नाम की बीमारी भी फैली हुई थी। तो जिस किसी पशु को अगर हम नॉनवेज खिलाएंगे, फिर उसका हम घी बनाएंगे, वो यहाँ पे आएगा, अगर हम भारत सरकार उसकी परमिशन देती है, तो वो हमारे लिए जो है बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज भी हो जाएगा, और सांस्कृतिक रूप से भी ये सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के जो ये आर्म ट्विस्टिंग है और ये ब्लैकमेलिंग है टैरिफ का अनाउंस करके, इसके पीछे उसका लक्ष्य वही है कि वो अपने इन उत्पादों के लिए, जिसके के लिए जो है भारतीय बाजार बंद थे, और हमारा जो है इतनी विशाल जनसंख्या है, आज की तारीख में हम दुनिया के नंबर 1 हो चुके हैं, कह लीजिए जनसंख्या के मामले में, तो वो सिर्फ अपना जो है बाजार अपने उत्पादों के लिए खुलवाना चाहते बिल्कुल, हैं। एक दबाव के लिए ये कार्रवाई या ये उठाया गया है कदम, ये एक तरह से दिख ही रहा है, ब्लैकमेलिंग इसको आसानी से कहा जा सकता है। हरजिंदर सिंह जी, क्या होना चाहिए इस समय, क्योंकि ये एकदम से अगर ये कदम उठाया गया है ट्रंप की ओर से, तो इस समय क्या होना चाहिए? भारत सरकार से व्यापारी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या हो इस समय?
देखिए मैम, ऐसा है कि हमको अभी प्रोविजंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि देखिए ये एक चैलेंज है, किसी कंट्री ने हमको चैलेंज किया है, तो हम उसको आसानी से नहीं छोड़ सकते। हमको अपनी कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, जितना हम लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो हमारे लीडर्स हैं, वो भी उतना ही सोचते हैं और वो कहीं न कहीं पे कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएँगे। ऐसा मेरा मानना है कि इसको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए काउंटर करना, क्योंकि कहीं न कहीं पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास एक 3 चीज़ें हैं, जिसके ऊपर अगर काम किया जाए, तो शायद इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि 25% का जो टैरिफ है, उसको कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं कि जो जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, उसमें थोड़ा-सा गैप को रिड्यूस करने की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरर्स को। उनको थोड़ा ध्यान देना होगा, सोचना होगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कि कहाँ पे वो कट शॉर्ट कर सकते हैं, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना। क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक्सपोर्ट आर्टिकल्स होते हैं, उसकी जो क्वालिटी चेक्स हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट होती है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के अगर वो कहीं से भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उसके जो कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे आएगा। सेलिंग प्राइस थोड़ा बहुत अगर रिड्यूस करें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं कि इंडिया को एक अनफॉर्च्यूनेट फेवर मिला हुआ है कि जो डॉलर है, डॉलर की जैसे-जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका भी कहीं न कहीं पे इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। क्योंकि हमारी जो हमारी सेलिंग होगी, वो डॉलर्स में होगी। जो हमारे पास इनकम जनरेट होगी, वो हम जब उसको कन्वर्ट कराएँगे आईएनआर में, अगर हमारा यूएस डॉलर बढ़ता है, तो डेफ़िनेटली हमारी जो इनकम है, वो बढ़ेगी। तीसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, उसमें रिविज़न करना चाहिए। अगर थोड़ा-सा अ, हरजन जी, आप आपकी बात में मैं मुझे लग रहा है शिल्पी जी शायद से कुछ प्रॉब्लम होगी, उसमें कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो शिल्पी जी का भी फिर से ज्वाइन कर लेंगे। और इसमें आपकी बात में कुछ मैं ऐड करते हुए इसमें और बल्कि कहना चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है अपने यहाँ अगर जो है हम बढ़ा करके शायद इसका अगर मुकाबला कर सकते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि टैरिफ इतने ज़्यादा हैं और अगेन नहीं जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात की तरफ इशारा किया कि हम हमारी सारी कॉस्ट कटिंग के बावजूद जो चाइना की कॉस्टिंग है वो जाहिरा तौर पे हमसे कम है। और इसके अलावा जो चाइना कई सारे दूसरे तरीके जो अपनाता है जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं अपना सकते हैं, अंडर बिलिंग करके वो भेज सकते हैं और अपना पैसा दूसरी तरीके से वो चाइना में मंगवा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये टैरिफ को से हम सभी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तमाम सारे रेगुलेशंस हैं, तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इस बात की छूट नहीं है, क्योंकि जो चीज पेपर्स पे है वही पैसा वहां से आएगा। तो जो ये जो दूसरे तरीके हैं, जो चाइना ये गलत तरीकों को अपना करके हमसे जो है थोड़ा सा कह लीजिए कि एज ले सकता है, वो आज की तारीख में हम भारतीयों के पास में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर ऐसे मामले हैं तो उसमें शायद हमको थोड़ा सा वो डिसएडवांटेजेस भी देंगे। तो कुल मिलाकर के जो जो डिप्लोमेसी ही है, मुझे लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार जो हम लोग देख रहे हैं लगातार, हमारे पीयूष गोयल जी से लेकर के विदेश मंत्री और सारे लोग लगातार मैराथन दौरे कर रहे हैं पूरे विदेश में, और तमाम सारी जगहों से वो इंडिया और उसमें बायलेटरल ट्रेड डील बड़ी अच्छी अच्छी अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ एक देशों के साथ में जो बात करा है, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड डील जो है वो की है। तो हम एक्सक्लूड शायद अमेरिका को अगर हम एक्सक्लूड कर दें और अपने लिए और नए मार्केट्स ढूंढें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शायद हमारा देश अभी उसी में जुटा भी हुआ है और वो कर भी रहा है। सोल्यूशन एक होता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। तो मैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात कर रहा था कि यहाँ पे एक तो कॉस्टिंग एक की जो होता है ना, रिकॉस्टिंग करना, अपने आप को इवैल्यूएट करना, प्रॉफिट्स पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता क्वालिटी से। तो उसको ध्यान में रख के जो भी कॉस्टिंग के ऊपर थोड़ा बहुत जो काम करा, वो हर एक के पास उतना बफर होता है काम करने के लिए।
तो एक वो काम करें। दूसरा जो डॉलर का इफेक्ट है, अगर डॉलर इस समय देखिए बहुत स्ट्रांग है और ये अभी ऐसे लगता है कि और स्ट्रांग होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं पे हमारे लिए ये इंसेंटिव वाली बात है। हालांकि जो इम्पोर्टर्स हैं वो हमारे सामान जो इंडिया के अंदर आएगा, लैंड करेगा, अगर यूएस डॉलर में खरीदा जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बून है। तो एक एक ये इनको बफर मिलता है। और तीसरा बफर आता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट्स में, वो इंसेंटिव को अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दें, तो मुझे लगता है कि ये 25% का जो टैरिफ है, इसको कहीं ना कहीं पे एक अच्छे से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। मैं ये अभी जो टेम्पररी और ये शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स होती है। बिल्कुल, देखिए आप दोनों ने सॉल्यूशन की बात की। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिया में जिस तरह से चुनौती एक ट्रम्प के इस टैरिफ हमले से आई है, वो एक अवसर भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो अमेरिका में जो कंज्यूमर्स हैं, जो अपने उनके नागरिक हैं, उनको होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से हरजिंदर सिंह जी ने भी बताया कि किस तरह से ये अभी मीट आउट किया जा सकता है, या मनीष खेमका जी ने बताया कि इसका किस तरह से लॉन्ग टर्म भी एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमारी एक अपनी व्यापार नीति है और उसके तहत ही भारत व्यापार करता है। तो अपने आप में इस चुनौती का जवाब देने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि भारत के व्यापारी और भारत की इंडस्ट्रीज भी तैयार हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दर्शकों से ये कहना है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, बहुत अहम ये मुद्दा है। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।